हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे हम बात करते हैं कि लास्ट वीक में मार्केट्स में क्या हुआ है, आने वाले हफ्तों में या कुछ महीनों में मार्केट्स कैसा बिहेव कर सकती हैं, चार्ट्स कैसे बन रखे हैं, डिफरेंट मार्केट्स को एनालाइज करते हैं, हम सभी के चार्ट्स देखते हैं, साइकोलॉजी मिक्स करते हैं साथ में एंड कहीं ना कहीं अपना एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। ये लास्ट जो वीक था काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी वॉलेटाइल वीक था, काफ़ी न्यूज़ फ्लो भी इसमें रहा और चार्ट्स ने भी बहुत डिफरेंटली बिहेव करा। तो एक बार चलते हैं चार्ट्स पे आज और एनालाइज करते हैं कि लास्ट वीक जो हम बात करके गए थे क्या उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं, और आने वाले समय में मार्केट्स कैसे रह सकती हैं, चाहे वो हमारे देश की हों या फिर वो ग्लोबली हों, और बाकी भी जो एसेट क्लासेस हैं उनमें कैसी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। सो निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि लास्ट वीक हम क्या डिस्कशन करके गए थे। लास्ट बेसिकली हम आए थे जब मार्केट में ये वाली कैंडल बनी हुई थी एंड उसके बाद वीकेंड पे हमने एनालिसिस करा था एंड ये पूरा इस हफ्ते में काम हुआ है। हम उस दिन भी बात करके गए थे कि चाहे न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव है और सेंटीमेंट भी ग्लोबली जो है वो नेगेटिव है, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा फॉल जो है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ या कोई क्रैश वाला सिनेरियो जो है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उस दिन हमने बेसिकली एक सबसे पहले लाइन लगाई थी जो कि थी 24,420 के आसपास, जो कि हमने बात करी थी कि इस पूरे ट्रेंड की एक रिट्रेसमेंट है, तो वहाँ पे मार्केट एक बार आ सकती है। अगर मार्केट आना चाहती है वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की साइड पे हमने बहुत जो एक मैक्सिमम वाले लेवल की बात करी थी वो 23,600 की बात करी थी, जो कि इस पूरे वाले ट्रेंड की रिट्रेसमेंट थी। लाइक नीचे से अगर आप देखते हो जो आप इलेक्शंस के बाद शुरू हुए थे वहाँ से लगाकर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से लेकर इस हाई तक अगर आप लगाते हो तो इस पूरे ट्रेंड की 38% की रिट्रेसमेंट इधर आ रही है। सो ये हमने बात करी थी कि बहुत ही अगर कुछ एक्सट्रीम हो जाता है तो उस केस में आता है, लेकिन जनरली मेरा मानना था कि ये लेवल नहीं आएगा और हालांकि अभी तक भी ये नहीं आया है। बट जो हमारा पहला लेवल था उसके नीचे मार्केट पहले ही दिन चले गई और कहीं ना कहीं पूरा हफ्ता अब हम उसके नीचे ही काम करवाते रहे। सो इस वाले ट्रेंड की हमने रिट्रेसमेंट लगाई थी जो यहाँ से लेकर ये पूरा चला था। सो अब मैं दोबारा एक बार रिट्रेसमेंट लगाता हूँ इस लो से लेकर इस हाई के आसपास तक, ये देखो। सो अब हुआ क्या है कि बेसिकली मैं ये मान के चल रहा था कि इस बड़े वाले ट्रेंड की मार्केट ने 50% की रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर ली है। अभी यहाँ पे दोबारा अगर वापस आकर हम आते हैं तो दोबारा हो सकता है कि इस वाले ट्रेंड की दोबारा एक 38% की रिट्रेसमेंट टेस्ट हो जाए या फिर मैक्सिमम 50% की रिट्रेसमेंट टेस्ट हो जाए। और हमने भी जो बेसिकली बात करी थी मोटा मोटी वो ये बात करी थी कि 24,200 से लेकर 24,400 का जो जोन है ये 200 पॉइंट का जोन है जो कि मार्केट के लिए एक अच्छी खासी सपोर्ट का काम कर सकता है और यहाँ पे मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल सकता है। और जो लेवल्स हमने बात करी थी कि जिसके नीचे मार्केट को ज्यादा नहीं जाना चाहिए वो बेसिकली लेवल्स थे ये वाले 24,050 24,100 के। यहां पे मैंने क्लियरली बोला था कि इसके नीचे जाकर अगर मार्केट रुकती है तो फिर हमें रीएनालाइज करना पड़ेगा। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमें रीएनालाइज करने की जरूरत है या नहीं है। मेरे हिसाब से फिलहाल तक नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 24,000 या 24,100 से नीचे जाकर हम ज्यादा नहीं रुके हैं। हुआ क्या है बेसिकली इस पूरे वाले ट्रेंड की 61% की रिट्रेसमेंट हुई है और उसमें एक साथ में न्यूज वाला फैक्टर थोड़ा सा ऐड ऑन हो गया था जिस वजह से वो थोड़ी ज्यादा जल्दी हो गई, ज्यादा स्पीड में हो गई और कहीं ना कहीं एक पैनिक सा लोगों में बन गया। अब अगर आप देखते हो तो इस दिन की जो हमारी क्लोजिंग थी लाइक मंडे की क्लोजिंग वो अराउंड 24,050 के आसपास 55 के आसपास आई थी, मतलब बिल्कुल बॉर्डर लाइन के आसपास क्लोजिंग आई थी। अगले दिन हम खुले, देन हम ऊपर भी गए इंट्राडे में अराउंड 24,400 तक के आसपास होकर आए, फिर वापस आ गए और फिर हमने क्लोज कर दिया अराउंड 23,990 के आसपास, जो कि किसी भी हद में कोई अच्छा क्लोज नहीं था। मतलब यहां तक अगर आप ट्यूसडे तक देखते हो ना तो मार्केट में बेरिशनेस या कह लो कि नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था और चार्ट में भी थोड़ा सा दिक्कत थी। लेकिन यहीं पे काम आती है जो मैं चीजें आपको सिखाता हूं। सबसे पहला तो हैजिंग। अगर आपके पास हैजिंग है तो ऐसे टाइम पे ना आप बच जाते हो, आप 1 2 3 दिन अपनी पोजीशन को एक्स्ट्रा देख सकते हो। जैसा मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर करा था, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे ऑडियो मैसेजेस मैंने भेजे हुए हैं, उनको एक बार आप सुनना, आपको पता चलेगा कि इस जगह पे मैंने अपनी पोजीशन को क्यों होल्ड करा। ठीक है, तो हैजिंग ऐसे टाइम पे काम आती है जब भी चार्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, थोड़ा मार्केट में पैनिक बना होता है और हर कहीं ना कहीं जो है वो फेयर का माहौल होता है हर जगह पे, तो आप अपनी पोजीशन को एक्स्ट्रा कैरी कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि आप नेकेड नहीं हो। आज यहां पे 23,900 का क्लोज हुआ है, 990 का। अगर कल के दिन मार्केट 23,000 भी आ जाती है ना तो आपका लॉस उस लिमिट से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए यहां पे हैजिंग सबसे पहले काम आएगी। दूसरी चीज काम आएगी जो मैं आपको सिखाता हूं कि ज्यादा शॉर्ट टर्म का काम नहीं करना है कि कल क्या होगा, अगले 2 घंटे में क्या होगा, या 2 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा, क्योंकि उतना जब आप काम करते हो ना तो फिर ऐसी जब भी मूवमेंट्स आती हैं वहां पे आप डर के अपना पैसा बाहर निकाल लेते हो, अपना ट्रेड बाहर निकाल लेते हो और आपको बिना किसी कारण के लॉस बुक करना पड़ता है।
मतलब आपकी कोई ज्यादा गलती भी नहीं होती है, लेकिन आपको लॉस बुक करना पड़ता है। तो जब आप थोड़ा अपना व्यू बड़ा रखोगे, लाइक मिनिमम 10-15 दिन 20 दिन का सोचोगे, मतलब मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते या अगले 1 महीने में क्या हो सकता है, अगर आप उस चीज पे ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फिर ऐसी मूवमेंट्स आपको बोदर नहीं करेंगी। अब उससे नेक्स्ट डे देखो मार्केट ऊपर गई, अराउंड 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। तो अब यहां पे अगर मैंने पोजीशन को बुक कर लिया होता तो फिर यहां पे जाके रिग्रेट होता कि क्यों बुक कर लिया। तो इसीलिए जब आप बिल्कुल छोटा काम करोगे, 1 दिन का 2 दिन का इंट्राडे टाइप काम करोगे या फिर ऑप्शन बाइंग में जाओगे, तो ये दिक्कतें आएंगी। तो इसीलिए थोड़ा काम बड़े टाइम फ्रेम का करना है और साथ में हेजिंग करके चलना है। तो मतलब क्लोजिंग आज हम अच्छी कर गए डेली टाइम फ्रेम पे भी, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर अब आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये कैंडल बनी है इस हफ्ते की। तो अगर अब मैं देखूं कि मेरे को एनालाइज करने की जरूरत है दोबारा या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि वीकली कैंडल में अगर मैं देखूं तो ये वाले लेवल्स तो कहीं पे दिखेंगे नहीं आपको। मतलब अगर कैंडल में देखोगे तो दिखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन लाइन चार्ट अगर मैं करके लगा दूं तो ये लेवल तो आपको दिखेंगे नहीं। आज की हमारी क्लोजिंग आपको यहीं पे दिखेगी 370 के आसपास, ठीक है। तो वही हमने बात करी थी कि नीचे जाकर रुकना नहीं चाहिए, मतलब 24,000-24,100 के आसपास या उससे नीचे जाकर ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। इंट्राडे में देखो 100-150 पॉइंट लगे, वो लगेंगे, वो हमेशा लगेंगे, आगे भी लगेंगे। हमारे चार्ट वाइज जो भी लेवल्स होंगे उससे 50-100 पॉइंट नीचे या कुछ थोड़ा बहुत नीचे मार्केट जाती ही जाती है, क्योंकि वो लेवल सबको दिख रहे होते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मार्केट नीचे जाती है लोगों को लगता है सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, बेचो। और अभी भी आने वाले हफ्तों में हमें यही ट्रैक करना है कि मार्केट 23,900 या 24,000 के नीचे जाकर ज्यादा रुके ना, ठीक है। देखो इंट्राडे में दोबारा जाना चाहे जा सकती है, मैं बता रहा हूं अभी भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रुकना नहीं चाहिए। और अगर यहीं से ऊपर चलना शुरू होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मैं करने की तरफ चलूंगा नहीं कि कल ही चलेगी या अगले हफ्ते चलेगी। मेरे को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां पर भी मैं ट्रेड ले रहा हूं क्या मेरा वहां से रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है या नहीं है। अब बात रही इस 23,600 के लेवल की, जो कि हमने पूरे बड़े वाले ट्रेंड की 38% की रिट्रेसमेंट देखी है। तो देखो चार्ट वाइज मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि वो लेवल बिल्कुल आ सकता है, और अगर वो लेवल आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी चार्ट में। मतलब फिलहाल के लिए थोड़ा टाइम रुक जाएगा मार्केट शायद ज्यादा, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पर्सनली मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि वो लेवल आना चाहिए, क्योंकि वो लेवल ना थोड़ा ज्यादा नीचे है। वहां तक अगर मार्केट जाएगी तो फिर स्टॉक्स में दिक्कत आ सकती है, स्टॉक्स थोड़े ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि वो अभी यहां से भी अगर आप देखते हो तो अराउंड 700 से 800 पॉइंट्स हैं, मतलब अराउंड 3.5-4% का फॉल निफ्टी में। तो फिर बाकी जगह पे भी थोड़ा बहुत मार्क उठाई होगी, तो वो चीज अभी के सिनेरियो के हिसाब से ना ठीक नहीं है। तो इसलिए आज की डेट में मैं इस लेवल को अपने दिमाग में नहीं रख रहा हूं, क्योंकि अगर ये लेवल आना होगा तो सबसे पहले 24,000 या 24,100 के लेवल टूटेंगे, ठीक है। वो वहां पे जाके नीचे रुकेगा, तो जिस दिन वो होगा उस दिन देखेंगे। आज तक वो चीज नहीं दिख रही है, तो आज उसकी टेंशन नहीं लेते अपने दिमाग पे। आज सिर्फ इस चीज पे फोकस करते हैं कि वीकली कैंडल अच्छी बनी है, हालांकि ये गैप वाला एक एरिया बन गया है जो कि अब क्लियर होगा तो ही थोड़ा चार्ट वाइज हमें संतुष्टि होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इस लेवल को क्लियर करने में मार्केट को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट प्राइस वाइज, टाइम वाइज हो सकता है देखो 5-10 दिन मार्केट यहां पे लगा दे, लेकिन प्राइस वाइज जब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी ना तो इस लेवल को क्लियर कर लेगी। फिलहाल के लिए मेरा व्यू है, क्योंकि वीकली कैंडल अच्छी बन गई है। अब मैं आपको एक बार मूविंग एवरेजेस लगाकर दिखाता हूं, डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो 50 के एवरेज को कहीं ना कहीं हमने भी संभाल लिया है। तो अब आने वाला जो हफ्ता है या आने वाले जो कुछ दिन है, हमें मेरे हिसाब से सिर्फ ये देखना चाहिए कि मार्केट ये जो 50 की एवरेज और ये जो 20 की एवरेज है, इसके बीच में अगर रुक जाती है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एवरेजेस का ना बेसिकली काम यही होता है। एवरेजेस क्या करती हैं कि प्राइस को संभाल के रखती हैं। तो अब अगर 50 के एवरेज के आसपास प्राइस संभला रहा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तभी बढ़नी शुरू होगी जब अब इसके नीचे जाना शुरू होगा, जो कि लेवल अगर आप देखो तो वही आ रहा है 24,000 के आसपास का, जो हमने बात करी हुई। बाकी अगर मैं गलत होऊंगा तो हम दोबारा उसको एनालाइज करेंगे, बट मुझे फिलहाल जो दिख रहा है स्टॉक स्पेसिफिक भी चार्ट वाइज भी वो मैं शेयर कर रहा हूं। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी हमने उस दिन यहां पे देखी थी, फ्राइडे को यहां पे थी, और उस दिन हमने यही बात करी थी इसकी भी कि इसकी जो एक रिट्रेसमेंट है वो नीचे हो सकती है, जो इसकी पेंडिंग है अराउंड 50% की रिट्रेसमेंट। और वीडियो देखो आपके पास ये यूट्यूब पे ही आप जाकर देख सकते हो। एग्जैक्ट इसने 50% की रिट्रेसमेंट पे हिट किया और अभी यहां पे खड़ी हो चुकी है। अब उस दिन मैंने क्या आपको बताया था कि अगर 50% की रिट्रेसमेंट हो जाती है तो फिर उसके बाद ना यहां पे ये टाइम कम रुकेगा। तो अब 50% की देखो रिट्रेसमेंट हो चुकी है और उसके बाद मार्केट ने यहां पे 2-3 दिन बिता दिए हैं। तो अब यहां से इसको कुछ दिन बिताकर मेरे हिसाब से ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हो गया। ये एक मूव आया था, उसकी 50% की रिट्रेसमेंट हो गई और टाइम भी ठीक ठाक हो गया, प्राइस वाइज भी हो गया करेक्शन, और बैंकिंग के चार्ट भी ठीक बने हुए हैं सभी। जो माहौल बनना चाहिए था, जो नेगेटिविटी बननी चाहिए थी वो भी बन गई। तो अब यहां पे रुकने का ना कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। देखो बाकी वही बात है, चार्ट के वाइज क्या होता है, चार्ट वाइज तो 61% भी जा सकता है, 78 भी जा सकता है,
और चार्ट वाइज तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 61 पे अगर चला गया या फिर 78 पे चला गया तो डेली टाइम फ्रेम पे 200 की एवरेज भी टेस्ट हो जाएगी। ये जो चार्ट है ना बैंक निफ्टी का, इसी के अंदर मैं आपको 5 चीजें गिना सकता हूं जो कि इस चार्ट को बेरिश बना देंगी, और 5 चीजें गिना सकता हूं जो इस चार्ट को बुलिश बना देंगी। मतलब आपको लगेगा हाँ बुलिश है, और 5 चीजें आपको ऐसे दिखा दूंगा जिससे आपको लगेगा नहीं यार बेरिश है और ये तो नीचे आना चाहिए। तो वो चीज हमेशा होती है, लेकिन हमें अपनी साइकोलॉजी ऐड करनी पड़ती है, साथ में एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ता है, और अपनी आंखों से देखना पड़ता है कि किस चीज के होने के चांसेस ज्यादा है। बैंक निफ्टी को ना अब इन लोस के नीचे ज्यादा नहीं आना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल क्लियर कट व्यू है 49,600 के आसपास जो लोस बने हैं, इससे नीचे अगर बैंक निफ्टी आएगी ना तो फिर मेरे लिए भी दिक्कत है कि मतलब ये क्यों हो रहा है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूं, सिर्फ यहां से 800 पॉइंट दूर है ये चीज, और अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर की बात वही है कि 53 भी जा सकते हैं, 55 भी जा सकते हैं, 60,000 भी जा सकते हैं। तो अब 800 पॉइंट नीचे की साइड में है, ऊपर की साइड में मैंने आपको बता दिया। तो मैं तो फिलहाल के लिए यही देख के चलूंगा कि जब तक ये बचे हुए हैं, जब तक इससे नीचे जाकर हम क्लोजिंग नहीं करते हैं या फिर सस्टेन नहीं होते हैं, तब तक मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। ये कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की इस हफ्ते 20 की एवरेज पे, एक बहुत सुंदर सा जिसको कह लो रिवर्सल कैंडल बना है। इसको हैमर का नाम भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे लो, लेकिन सिंपल दिख रहा है कि वीक में रिवर्सल आया है। ठीक है, इंट्रा वीक हम नीचे गए और उसी हफ्ते ऊपर आके बंद हो गए, जो कि हमारी बात भी हुई थी लास्ट बार कि नीचे जा सकते हैं लेकिन नीचे रुकेंगे नहीं, और वही हुआ है। 50% की रिट्रेसमेंट पे गए लेकिन वहां पे रुके नहीं। ये देखो, ये थी 50% की रिट्रेसमेंट, और आज हम वहां से अराउंड 1.5 से 2% ऊपर आ चुके हैं इंडेक्स वाइज। अब ग्लोबल मार्केट्स देखने से पहले या बाकी इंडाइसेस देखने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो कि निफ्टी में लास्ट वीक हुआ या हमारी मार्केट में लास्ट वीक में हुआ है। हो सकता है आपने एक्सपीरियंस करा हो, आपके दिमाग में आया हो। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आप रिलेट करके देखना कि ये जो लास्ट वीक था ना, बेसिकली अगर आप देखते हो हमारी पिछले हफ्ते क्लोजिंग जो थी वो आई थी 24,700 के आसपास, और इस हफ्ते हमारी क्लोजिंग आई है 24,370 के आसपास। अब अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज में देखूं तो अराउंड हम 1.3% नीचे बंद हुए हैं इस हफ्ते, मतलब क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन इस पूरे हफ्ते में ना मार्केट ने एक चीज बिठाने की कोशिश करी है लोगों के दिमाग में कि मैं बहुत गिर रही हूं, मतलब तबाही हो चुकी है और मैं गिरती जा रही हूं। वो करी कैसे है? सबसे पहले तो पहले ही दिन, मतलब मंडे को ही मार्केट ने सीधा नीचे गैप डाउन करा और पूरा दिन नीचे जाती रही। लास्ट जाते आते कुछ रिकवरी दिखाई, बट स्टिल अराउंड 660 पॉइंट नीचे बंद हुई मार्केट। और इस दिन स्टॉक्स में भी फॉल था, मतलब पोर्टफोलियो भी सबके लाल थे और निफ्टी भी गिरी हुई थी, सब कुछ लाल था। ठीक है, निफ्टी अगर 2.5% नीचे थी तो पोर्टफोलियो लोगों के 4-4, 5-5% नीचे थे। ये इस दिन की कहानी थी, सभी मतलब पूरी ऑल ओवर मार्केट में सेलिंग थी। अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन अगर आप देखते हो तो हम ओपन कहां पे हुए? लाइक हम क्लोज हुए थे 24,050 के आसपास, हम ओपन होते हैं अराउंड 24,190 के आसपास, मतलब 140 पॉइंट ऊपर ओपन होते हैं। उसी दिन के दौरान ऊपर हाई पे जाते हैं अराउंड 24,400 के आसपास, और उसी दिन पूरे का पूरा गिर के नीचे बंद हो जाते हैं 23,990 के आसपास। अब इस दिन क्या हुआ है? बेसिकली लोगों ने देखा अपनी आंखों के सामने की गैप अप हुआ, ऊपर भी गया लेकिन दोबारा नीचे आ गया। अब अगर इस दिन को और इस दिन को कंपेयर करोगे तो आप नोटिस करोगे कि डिफरेंस जो है वो सिर्फ 60 पॉइंट का है। मतलब इस दिन की क्लोजिंग थी 24,050 और इस दिन की क्लोजिंग है 23,990, मतलब सिर्फ 60 पॉइंट नीचे। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर अंदर ना लोगों की हवा टाइट हो गई, लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई बहुत गिर रही है, मतलब मार्केट तो गिरती जा रही है, जबकि एक्चुअल में गिरी नहीं। मतलब सिर्फ हुआ क्या? गैप अप हुआ, इंट्राडे में ऊपर गई और जाते आते वापस आ गई। अब उससे अगले दिन देखो दोबारा क्या हुआ, क्लोजिंग हुई थी यहां पे लाइक 23,990 के आसपास, ओपन कहां पे हुआ? 24,300 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट का गैप अप। अब उस दौरान दोबारा क्या हुआ? थोड़ा बहुत ऊपर गया, इंट्राडे में फिर नीचे आया और फिर क्लोजिंग कहीं ना कहीं ओपन के आसपास कर गया। दोबारा लोगों को लगा कि गिर रहा है। अगले दिन क्या हुआ? देखो दोबारा ओपन हुआ 250 के आसपास, इंट्राडे में ऊपर गया, कहां तक गया? 350 तक, और जाते आते सारा तोड़ गया और नीचे आ गया अराउंड 24,117 के आसपास। अब इस दिन की क्लोजिंग और इस दिन की क्लोजिंग को कंपेयर करोगे ना तो एक्चुअल में इस दिन क्लोजिंग लाइक थर्सडे को, मतलब जिस दिन एक्सपायरी थी, उस दिन हमारी क्लोजिंग इस दिन के मुकाबले ऊपर हुई है। लेकिन अगर थर्सडे को जाकर आप अपने आप से या फिर किसी से पूछते तो वो आपको यही जवाब देता कि यार बहुत ज्यादा गिर गई मार्केट इस हफ्ते में, तो मतलब गिरती जा रही। मेरे को लिख के बताना कमेंट्स में कि ये साइकोलॉजी आपके साथ प्ले हुई है या नहीं हुई है। मतलब जब आप इस पूरे हफ्ते को रिवाइंड करोगे ना तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि यार मार्केट बहुत गिरी, जबकि एक्चुअल में देखोगे तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे आज भी सिर्फ 1.3% नीचे हो, मतलब पिछले हफ्ते से। लेकिन दिमाग में क्या बैठ गया कि भाई बहुत गिर रही है।
सो आई होप ये साइकोलॉजिकल पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आपको ये समझ आ गया। तो कई बार ना आपको प्राइस के पीछे रीड करना पड़ता है कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रही है। अभी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं दो सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि हैं विक्स, एक तो हमारे देश का और एक यूएसए का, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में इन्होंने ही धमाल मचाया है। हम यहाँ पे क्लोज करके गए थे उस दिन 2 अगस्त को, उसी से अगले दिन अराउंड 42% की मूवमेंट थी हमारे इंडिया के विक्स में। बट देखो हुआ क्या है, हफ्ता खत्म होते होते तक वहीं पे वापस आ गए। मैं जिसको कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। सो ये वही चीज हुई है। इसीलिए मैं बताता हूँ कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है और आपको वेट करना चाहिए 1-2 दिन, जब भी ऐसे कोई आपको डिसीजन लेना पड़े कि क्या करना है। सो इसको आप सिर्फ एक कहते हैं मतलब वो फॉल्स मूव काउंट कर सकते हो फिलहाल के लिए। बट ऐसा है कि अगर ये चीज हुई है तो इसको हम बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहले से मानना है कि विक्स जो है ना वो अभी आने वाले समय में थोड़ा हायर लेवल्स पे रहना चाहिए। ठीक है, और मैं बहुत मतलब दिल से चाहता हूं कि विक्स इन लेवल्स पे दोबारा ना आए, लाइक 11-12 के लेवल जो है यहाँ पे ना आए। क्योंकि अगर विक्स अच्छे लेवल्स पे रहेगा, लाइक 18, 19 या 20 के आसपास रहेगा, तो आपको मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगी। एक बार यूएसए का विक्स देख लेते हैं, जिसको बेसिकली सीबीओई विक्स कहा जाता है। इसमें तो बहुत ही खतरनाक काम हुआ है, क्योंकि मंडे के दिन ये अराउंड इंट्राडे में 180 या 190% ऊपर था एक टाइम पे, और इसका हाई लगा है 65 के आसपास का। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इंटरेस्टिंग चीज है, पीछे चल के देखो। 65 का जो इसका हाई है ना, वो लास्ट कोविड के आसपास आया था। उससे पहले एक बार 2018 में पैनिक बना था, उस समय भी सिर्फ 50 के आसपास ही गया था। और उससे पहले 2015 में अराउंड 52, और उससे पीछे भी अगर आप चले जाओगे तो शायद 2008 में हुआ होगा। हाँ, 2008 में अगर आप देखते हो तो अराउंड 85 के आसपास ही गया था। तो अब देखो चीजें वही है कि अगर 65 तक गया है ना इंट्राडे में, तो ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही अपने आप को वो कर देना है कि हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि जब भी ऐसी कुछ चीजें होती हैं, मतलब इतना हिस्टोरिकली जो चीज नहीं हुई है वो हुई है अगर अभी, तो मतलब मार्केट कुछ ना कुछ सेंस तो जरूर कर रही। ठीक है, अभी इस बार ये वापस आ गया, मतलब 65 के आसपास गया और वापस आ गया एकदम से, और मार्केट्स में भी उतना कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये चीज ना बाद में एक बार दोबारा होगी जरूर, मतलब आज से शायद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद विक्स दोबारा एक बार 65 के आसपास जाएगा, और उस समय मार्केट जो है ना रुकेंगी नहीं। उस समय मार्केट बिल्कुल सीधे नीचे की साइड पे डीप डाइव करेंगे। लेकिन वो टाइम ना मेरे हिसाब से अभी नहीं है। मैं सारी चीज आपको समझाने का मतलब यही है मेरा कि गिरना है शायद मार्केट्स को। ठीक है, वो चार्ट्स में भी दिख रहा है और हर जगह पे कहने का वो सेंस हो रहा है धीरे धीरे हमें, लेकिन अभी टाइम नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइम की होती है। ठीक है, अभी मैं न्यूज वाले सेक्शन में चलूंगा तो वहां पे भी डिस्कस करेंगे इस चीज को, लेकिन अभी मेरा क्लियर मानना यह है कि फिलहाल मार्केट्स का टाइम ऊपर जाने का है। और विक्स आप देखो वही दिखा रहा है, वापस आ गया सारा। अभी दोबारा थोड़ा बहुत बाउंस ले सकता है यहां से, क्योंकि वहां पे यूएसए में इलेक्शंस भी हैं, तो विक्स इनका थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। सो गोल्ड का वीकली चार्ट देखते हैं। लास्ट वीक ये कैंडल बनी थी, इस हफ्ते भी ठीक कैंडल बनी है। इंट्रा वीक में वही हुआ, नीचे गया दोबारा ऊपर आ गया। सो कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड में भी अच्छा चार्ट बना है, क्लोजिंग हो चुकी है वीकली की। सो यही कैंडल्स हमारे सामने हैं। तो लास्ट वीक में बात करके गया था कि गोल्ड अच्छा है, सिल्वर भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कमोडिटीज सारी अच्छी हैं। एक बार डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो। हालांकि इस हफ्ते इसमें रिवर्सल बना है नीचे से थोड़ा सा, लाइक इंट्रा वीक इसने 102 के आसपास का लो लगाया है, लेकिन रिवर्सल करके ये भी ऊपर आ गया अराउंड 103 के आसपास। बट इवेंचुअली ये ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, थोड़ा बहुत बाउंस लेगा, जैसे यहाँ पे इसने लिया था फिर वापस आ गया था, तो ये वापस आ जाएगा दोबारा। आने वाले कुछ महीनों में ये 99.5 के नीचे ही जाना चाहिए, जिस तरीके के इसके सेटअप है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरी थिंकिंग है वो ये है कि यहां से इसका एक नीचे का ट्रेंड शुरू हो चुका है। मतलब ये एक इसका लेग लगी नीचे की करेक्शन की, ये उसकी एक करेक्शन हो रही है। मैं जैसे हम जब ऊपर जाते हैं तो फिर वहां से करेक्शन करते हैं नीचे की तरफ। सो ये एक नीचे की लेग लगी थी, ये आप उसका मान लो बाउंस चल रहा है। अब जिस दिन भी ये बाउंस खत्म होगा उसका सीधी एक नीचे की लेग लगेगी इसकी। ठीक है, अब वो बाउंस एग्जैक्ट टाइम मैं नहीं कर सकता हूं कि किस दिन खत्म होगा किस दिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें मुझे ट्रेड नहीं करना है। बट इवेंचुअल टारगेट इसका नीचे का ही आएगा और ये आपको कहीं ना कहीं नीचे के लेवल्स पे मिलेगा। सोचने को आप ये भी सोच सकते हो कि ये एक ट्रेंड चला था इसका, उसकी करेक्शन हो रही है और इसके बाद इसको ऊपर जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जब आप अपना एक्सपीरियंस ऐड करोगे साथ में और साइकोलॉजी ऐड करोगे और अपनी आंखों को ऐड करोगे, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये होने के चांसेस कम है और ये होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो बस उसी पे काम करना है, वही बेसिकली प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तभी कोई ना कोई ट्रेडर बाय ट्रेड बनाता है और दूसरा वाला सेम स्टॉक में सेम टाइम पे शॉर्ट ट्रेड बनाता है। सो गोल्ड के साथ साथ एक बार इंटरनेशनल सिल्वर भी देख लेते हैं। इसकी वीकली कैंडल ठीक ठाक बनी है, कोई बहुत अच्छी कैंडल नहीं बनी है, बट कहीं ना कहीं ये कोई मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे होना चाहिए। हाँ देखो, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो 50 की एवरेज किसने सपोर्ट ली है,
डेली पे 200 के आसपास होगा ये कहीं ना कहीं। हाँ देखो डेली पे 200 के एवरेज के आसपास आ चुका है। सो ये अच्छा जोन है इसका। सिल्वर का एक बार मैं रिट्रेसमेंट लगाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखो इस लो से नीचे लगाएंगे, मतलब इस वाले लो से लगाएंगे ना, देखो ये वाले लो से, तो अराउंड 61% के आसपास की रिट्रेसमेंट है, जो कि 26.05 के आसपास आ रही है। तो वहां तक आने को सिल्वर आ सकता है, लेकिन अच्छी जगह पे सिल्वर, मतलब काफी अच्छी जगह पे है। बट हमें इंटरनेशनल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमें इंडियन से पड़ता है। तो एक बार इंडियन चेक कर लेते हैं। इंडियन ने देखो वो रिट्रेसमेंट कर ली है, थैंक्स टू हमारी निर्मला मैडम जी, निर्मला ताई जी, क्योंकि उन्होंने थोड़ा ड्यूटी बढ़ाई, तो देखो ड्यूटी कम करी बेसिकली, तो एकदम से 61% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। सिल्वर मेरे हिसाब से, सिल्वर, गोल्ड और कमोडिटीज एक बॉटमिंग आउट के प्रोसेस में है। अब सिल्वर में जो पैटर्न है वो मेरे हिसाब से यही है कि ये एक ट्रेंड था और उसकी करेक्शन हो रही है। अब अगर मैं गलत हो गया तो फिर क्या हो जाएगा कि ये एक नीचे का ट्रेंड, एक बाउंस आएगा, उसके बाद वापस नीचे, ठीक है, तो वो चीज हो सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो मेरा मानना है वो ये है कि ये एक ट्रेंड है और ये उसकी करेक्शन हो रही है, जो कि 61% की रिट्रेसमेंट पे आकर खत्म हो जानी चाहिए। 200 के एवरेज भी आसपास आ रही है। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाऊं तो आरएसआई आप देखो स्टेबल होनी शुरू हो चुकी है। ये देखो एक ये लो बना प्राइस में, उसका एक नया लो बना, लेकिन आरएसआई में नहीं बना है। और अगर आप आवली टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो ये डाइवर्जेंस बहुत गंदे मिलेंगे आपको। ये देखो कितने गंदे डाइवर्जेंस है। तो साथ ही में एक बार गोल्ड हमारा इंडियन वाला भी देख लेते हैं, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा। देखो इसने भी 200 के एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस लेके जा चुका है ऊपर। इसका भी अगर आप ट्रेंड लगाकर देखोगे तो आपको रिट्रेसमेंट दिख जाएगी, अराउंड 50% की रिट्रेसमेंट इसने करी है। ऐसे केस में ज्यादा से ज्यादा देखो क्या होता है कि वो रिट्रेसमेंट दोबारा टेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है, ये काफी बड़ी कैंडल बनी हुई है, तो इस कैंडल को एक ही बार में क्लियर करना ऊपर की साइड पे मुश्किल होता है। सो जनरली प्राइस क्या करता है, एक बार आता है, थोड़ा सा बाउंस लेता है, फिर दोबारा रीटेस्ट करता है, जिसको आप कह सकते हो कि काइंड ऑफ एक डबल बॉटम बनाता है, और फिर उसके बाद जाता है ऊपर। तो वो चीज इसमें गोल्ड में हो सकती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में फिलहाल इन चार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि जिस हिसाब से गोल्ड यहां पे गिरा है, देखो फैक्टर कोई भी हो, चाहे वो न्यूज हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करती है, चार्ट को वो सब चीज पता होती है। तो अगर गोल्ड जिस हिसाब से यहां पे गिरा है, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया नीचे का, या फिर ये जो पीछे से करेक्शन चल रही थी वो खत्म हो गई है। मेरा मानना क्या है कि ये जो करेक्शन चल रही थी वो खत्म हो गई है। अगर इसमें नीचे का नया ट्रेंड शुरू हुआ होगा तो वो हमें दिख जाएगा। करेक्शन खत्म हो गई है, मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं, उसको बहुत बड़ा कारण सपोर्ट करने का है इंटरनेशनल गोल्ड। क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती गोल्ड में तो इंटरनेशनल गोल्ड यहां पे ना खड़ा होता, उसमें करेक्शन शुरू हो गई होती और वो आपको बहुत नीचे के लेवल्स ऑलरेडी दिखा चुका होता। बाकी अगेन अगर मैं गलत होऊंगा तो देखेंगे साथ में। अब एक बार चलते हैं हम हमारे भाई बंधुओं पे, जो कि हमारे ग्लोबल इंडाइसिस, डाउ जोन्स, ठीक है। अमेरिकन मार्केट्स में अगर आप देखोगे इनमें भी सेम चीज हुई है। लास्ट वीक यहां पे क्लोजिंग हुई थी इसकी अराउंड 39,737 के आसपास। इस हफ्ते कहां पे हुई है, 39,500 के आसपास, मतलब हार्डली 200 पॉइंट नीचे। जबकि हफ्ते के दौरान बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। हफ्ते के दौरान इसने क्या किया, लो लगाया नीचे अराउंड 3% के आसपास, बट वहां से सारा रिकवर हो गया। इसकी वीकली कैंडल अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखो कितनी सुंदर वीकली कैंडल बनी है, और जाते जाते इसने 20 के एवरेज को संभाल लिया। अब ये ना बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मतलब आज फ्राइडे था, बेसिकली मैं फ्राइडे रात को ये वीडियो बना रहा हूं। अब एक बार आप खुद सोच के देखना मार्केट को, मतलब मार्केट के पर्सपेक्टिव से सोचना कि मार्केट को आज ही के आज 250 पॉइंट चलने की क्या जरूरत थी, मतलब हमारे इंडियन मार्केट को, क्योंकि डाउ जोन्स वगैरह, नैस्डैक वगैरह तो कल ही चल गए थे, बट हमारी मार्केट आज ही क्यों चली, मतलब मंडे को भी तो चल सकती थी। इसमें बहुत बड़ा कारण पता क्या होता है, एक मार्केट को ना कैंडल अच्छी बनानी होती है, मतलब उसको पता है कि आज वीकली क्लोजिंग है, तो मैं अपना सेटअप खराब करके नहीं जा सकती हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इसलिए उसने फ्राइडे को चल दी ऊपर कि भाई एक बार तो वीकली सेटअप अच्छा बना के जाओ। क्योंकि जैसे आपने बैंक निफ्टी देखी, बैंक निफ्टी अगर आज 300 पॉइंट ना चली होती तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई होती अराउंड कहीं ना कहीं 50,100 के आसपास यहां पे, तो ये तो कहीं ना कहीं एक रेड सी कैंडल बन जाती ठीक ठाक वाली। लेकिन मार्केट को पता है कि भाई रेड कैंडल नहीं बनानी है मेरे को अभी, तो उसने एक सारे का सारा खींच दिया इसी हफ्ते में और एक हैमर सा बना दिया। सेम डाउ जोन्स के साथ आपने अभी देखा, ये देखो मार्केट को पता है कि मेरे को हफ्ते की क्लोजिंग कहां करनी है, दिन के दौरान वो कहीं भी जा सकती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम का सेटअप उसने खराब नहीं किया और जाते आते अपनी 20 के एवरेज को संभाल लिया। अब अगर मैं यहां पे चार्ट लगाकर दिखाऊं आपको, लाइन चार्ट, तो देखो आज भी आप यहां पे खड़े हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, प्राइस वाइज आपको कैंडल वाइज दिखेगी, लेकिन लाइन चार्ट में कुछ दिक्कत नहीं है। अब एक बार चलते हैं दूसरे चार्ट पे, हमारा नैस्डैक देख लेते हैं साथ ही में। ये देखो इसकी कैंडल देखो वीकली की, इसने अपनी 50 के एवरेज पे सपोर्ट लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे, और बहुत ही अच्छी एक नीचे से कैंडल बना दी पूरी की पूरी खींच के। डेली टाइम फ्रेम पे देखो तो 200 के एवरेज के आसपास सपोर्ट ले लिया इसने, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये आपको लाइन चार्ट में कहीं पे भी नहीं दिखेगा, देखो, ठीक है। सो इस तरीके से आपको थोड़ा प्राइस के पीछे जाना पड़ता है कि क्या है,
इसमें देखो S&P देखो, इसने भी अपनी 20 के एवरेज को संभाल लिया। ये देखो लाइन चार्ट करके दिखाता हूं, कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। अब उसके बाद एक ग्लोबल इंडेक्स जो कि हम बात कर लेते हैं वो है बेसिकली निकाई। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने ना इसकी बात करी थी, बट वो बात आप तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो इसलिए मैंने निकाई वाला पार्ट कट कर दिया था। और भी एक दो इंस्ट्रूमेंट्स थे जिनका मैंने उस वीडियो में इंक्लूड नहीं करा था। बट निकाई की उस दिन ऑब्वियसली हम ये तो बात करके नहीं गए थे कि इतना नीचे आ जाएगा, क्योंकि अच्छी जगह पे उस दिन था। लेकिन अब निकाई में भी देखो जो हुआ है, इसकी डिटेल बात तो मैं उस दिन करूंगा जब मैं लॉन्ग टर्म वाली वीडियो बनाऊंगा कि लॉन्ग टर्म के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो भी देखो हुआ है उसको वही बात है, उसको एक बार के लिए कहते हैं ना कि मिट्टी डालो, तो वो वाली चीज लग रही है कि अभी के लिए मिट्टी डालो, दोबारा देखेंगे। ठीक है, दोबारा देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट हाँ, जो भी हुआ है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। चार्ट में देखो कहीं पे भी इसके कोई बहुत साइंस तो नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, बट स्टिल अब हो ही गया है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। बट इसमें भी कोई ज्यादा फिलहाल दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब वही बात है, कहते हैं कि एक बार हो गया तो अब मिट्टी डालो, ठीक है, मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, वो वाली चीज है। उसके अलावा एक बार देख लेते हैं हम यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड, जो कि हम लास्ट टाइम देखकर गए थे। और उसने कहना कि जाते जाते देखो इंट्रा वीक में ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास लो लगा ही दिया था, मतलब 3.57 की लाइन लगी हुई थी, तो स्ट्रेट लाइन नीचे आया, 3.67 के आसपास आया और वहां से फिर बाउंस लेना इसमें शुरू हो गया। बट अब जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि ये कुछ फ्रंट्स पे पॉजिटिव है और कुछ फ्रंट्स पे नेगेटिव है, मतलब बॉन्ड यील्ड का इस तरीके से गिरना। सो अब बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि बॉन्ड यील्ड्स यहां पे साइडवेज हो जाए, मतलब ना तो ज्यादा गिरे और ना ज्यादा बढ़े। वो बेसिकली ना सबसे बेस्ट केस सिनेरियो होगा फिलहाल के लिए, और मुझे लगता है कि वैसा ही होगा। मतलब नीचे की साइड पे आप ये वाला हमारा वाला लेवल मान लो लाइक 3.5 के आसपास का, और ऊपर की साइड पे ये जो अभी रेजिस्टेंसेस बन चुकी हैं ऊपर हो गई, वो वाले लेवल्स। इन पूरे जोन में कहीं ना कहीं जो बॉन्ड यील्ड है वो आपको साइडवेज होती हुई दिख सकती है थोड़ी सी, और अगर ये हो जाती है तो बेस्ट केस सिनेरियो होगा सभी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए। अभी एक हमारा लास्ट इंडेक्स देख लेते हैं जो कि हम बात करके गए थे, निफ्टी आईटी का इंडेक्स। पिछले हफ्ते बेसिकली कैंडल बनी हुई थी ये वाली, बहुत ही गंदी सी कैंडल बनी हुई थी, पूरा एक रिवर्सल कैंडल दिख रही थी। लेकिन मैंने उस दिन कहा था कि इसका कंफर्मेशन मेरे हिसाब से नहीं आएगा, या तो यहाँ पे डोजी बन जाएगी या फिर बहुत ही छोटी सी रेड कैंडल बनेगी। अब आप देखो कि डोजी बनी है, हालांकि देखोगे तो डोजी मतलब उसी हिसाब की डोजी नहीं बनी है, क्योंकि नेट अगर आप देखोगे तो अराउंड 1.7% नीचे ही बंद हुए हैं। ठीक है, बस उसमें क्या हुआ, गैप बीच में आ गया, तो इसलिए आपको उतनी कोई नेगेटिव डोजी नहीं दिख रही है, लेकिन है तो डोजी है। ठीक है, इंट्रा वीक में आप बहुत नीचे गए हो, लेकिन जाते जाते ऊपर बंद हो गए। अगर इतनी ही बेरिशनेस थी तो भाई नीचे बंद करके जाते ना, बिल्कुल, मतलब इतनी बड़ी सी रेड कैंडल बना देते आज के दिन, मतलब इसी हफ्ते। आपने ऊपर आकर मतलब चांस ही क्यों दिया लोगों को। तो इसलिए फिलहाल निफ्टी आईटी के इंडेक्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार डेली इंडेक्स चार्ट में आपको लगाकर दिखाता हूँ, आवरली पे चलते हैं, इसलिए इसका आवरली चार्ट लगाते हैं, मूविंग एवरेज को फिलहाल के लिए हटाते हैं और इसकी रिट्रेसमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये वाले ट्रेंड की तो रिट्रेसमेंट है नहीं, मतलब ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस वाले ट्रेंड की रिट्रेसमेंट ये नहीं हो सकती है, क्योंकि टाइम भी हो गया है और प्राइस भी इसने बहुत ज्यादा लगा दिया। आप देखो प्राइस वाइज 78% के आसपास आ चुका है, तो जनरली 78% के आसपास आता नहीं है और इतना टाइम रुकता नहीं है। तो ये किसी पिछले ट्रेंड की रिट्रेसमेंट हो सकती है, जो कि बेसिकली आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, अराउंड ये वाला, या फिर इसको यहां से शुरू कर सकते हो, जिस जगह से मर्जी शुरू कर लो। ऑलमोस्ट 50% की रिट्रेसमेंट इसकी हुई है, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार बड़े वाले ट्रेंड की देख लेते हैं जो नीचे से शुरू हुआ है, तो उसकी 38% की आ रही है यहाँ पे। अब आप इसको रिलेट करके देखो, निफ्टी का चार्ट जो आपने देखा उसमें भी सेम चीज है कि बड़े वाले ट्रेंड की जब आप देखते हो ना, तो अभी 38% की रिट्रेसमेंट नीचे आ रही है, मतलब निफ्टी में वो आ रही है अराउंड 23,600 के आसपास, और आईटी इंडेक्स में भी सेम चीज है। जब आप बड़े वाले ट्रेंड की देखोगे तो 38% की अभी यहां से भी नीचे है, मतलब इस जगह से भी अगर आप देखोगे ना तो अराउंड 4% नीचे है, सेम निफ्टी वाला सिनेरियो। बस यहीं पे वो एक्सपीरियंस वाला पार्ट या वो साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है कि मुझे नहीं लगता है कि अभी ये 38% की रिट्रेसमेंट करने आएंगे। पर वही बात है, अगर आ गए तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो स्टॉप लॉस लेकर बाहर आना पड़ेगा ट्रेडिंग वाले में से और देखना पड़ेगा। अभी के लिए मेरा मानना यही है निफ्टी में भी और इसमें भी कि इन्होंने इन वाले ट्रेंड्स की रिट्रेसमेंट करी है और यहीं से इनको ऊपर चले जाना चाहिए। तो अभी लास्ट 2 चार्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद न्यूज वाले सेक्शन पे चलते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है आज। सो वो है बेसिकली हमारे बिटकॉइन और इथेरियम का चार्ट देखेंगे, मतलब मेनली क्रिप्टो करेंसीज को समझने के लिए। तो ये है, लास्ट वीक बात करके गए थे, देखो यहीं पे बात करके गए थे। अब इसने भी वही बात है, हफ्ते के दौरान बहुत हल्ला किया, नीचे तक गया अराउंड $49,000 के आसपास तक, लेकिन हफ्ता खत्म होते होते तक देखो कहाँ गया ये भी। अब इसमें भी क्या दिक्कत हुई, अभी तक भी 200 के एवरेज को संभाल के बैठा हुआ है। बट हाँ, अगर आपने ट्रेड लिया हुआ है और आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म का काम कर रहे हो तो फिर यहाँ पे दिक्कत होगी आपको। उस दिक्कत से कौन बचाएगा, जैसे मैंने बात करी हैजिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम का व्यू लेकर चल रहे हो, जो कि इन वीडियोस के थ्रू या फिर वीकली एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आकर ना आपको एक एक दिन का व्यू नहीं देने वाला हूँ, ये चीज आप मान के चलो।
इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन सी कॉल लें, कौन सी पुट लें। मैं हमेशा अगले कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की बात करूंगा और इवन कुछ ईयर्स की बात करूंगा कि आने वाले कुछ सालों में क्या हो सकता है। तो उसके हिसाब से हमें 1-2 हफ्ता देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है, या फिर क्लोजिंग का वेट करना होता है। तो वही हुआ है। अब जो भी खबरें चल रही हैं कि भाई रिसेशन आ सकता है यूएस में, और वो खबरें देखो कैसे चल रही हैं। सिर्फ एक जॉब के नंबर खराब आए हैं, मतलब एक बार के। वहां पे तो क्या ना, वहां पे इतने ज्यादा नंबर्स आते हैं कि अगर कोई इंसान हर नंबर को रीड करने बैठ जाए ना, तो वो रोज ही रिसेशन ला दे, क्योंकि कभी कोई नंबर खराब आएगा, कभी कोई खराब आएगा। ऐसा तो है नहीं कि सारी उम्र जॉब के नंबर अच्छे आएंगे। तो ये तो वही बात है कि एक बार भी नंबर खराब आए और आपने बोल दिया कि रिसेशन आएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप किसी भी डाटा को ऐसे रीड नहीं कर सकते हो। अब कोई ना कोई कारण और भी रहे हो सकते हैं कि जो जॉब के नंबर कम आए हैं। तो अब वो अगर रिसेशन वाली खबरें अच्छी हैं, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि रिसेशन वाली खबरें अगर सच में सही हैं, तो बिटकॉइन तोड़ देगा नीचे। हालांकि अगले ही दिन उसने काम कर दिया, मतलब हम यहां पे बात करके गए थे, वो थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया, उसने अगले ही दिन 15% नीचे तोड़ दिया, लेकिन रिकवर हो गया, दोबारा वापस आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना। सो मेरे हिसाब से अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सच में कोई दिक्कत होती तो बिटकॉइन एटलीस्ट यहां पे ना होता। अब इसी को सपोर्ट करने के लिए ना मेरी बाकी चीजें हैं। वो क्या है मैं अब आपको वो दिखाता हूं। वो है बेसिकली हमारा न्यूज वाला सेक्शन। सो 2 न्यूज मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, जिसमें पहली जो न्यूज है वो थोड़ी सी अच्छी है। दूसरी वाली जो न्यूज है ना, बेसिकली वही न्यूज है जो कि मेरा साइकोलॉजी को फिट कर रही है, मतलब जो कि मुझे बार बार बोल रही कि अभी मार्केट नहीं गिरेगी। एक बहुत बड़ा कारण वो है। लेकिन सबसे पहले ये अच्छी वाली न्यूज पढ़ते हैं। सो बेसिकली ये क्या है, म्यूचुअल फंड SIPs हिट अनदर रिकॉर्ड हाई, टॉप 5 टेकअवेज फ्रॉम एम्फी डाटा। अब इसमें बेसिकली उन्होंने 5 पॉइंट्स बता रखे हैं जो कि उन्होंने एम्फी ने डाटा रिलीज किया है, उसके बेस पे उन्होंने बता रखे हैं। लेकिन इसमें मेन सबसे पहली चीज क्या है कि म्यूचुअल फंड्स SIP रिकॉर्ड हाई पे चल रही है। इसका मैं आपको पॉइंट दिखाता हूं। बेसिकली उन्होंने टोटल 5 से 6 पॉइंट दिखाए हुए थे, लेकिन जो सबसे जरूरी आपके लिए समझने वाला है वो ये वाला है कि SIP इनफ्लोज सर्ज्ड बाय 10% टू क्रॉस 20,000 करोड़ मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। The latest data from AMFI shows that monthly SIP surged from 21,200 crore in June to 23,300 crore in July. अब इस डाटा के ना 2 पक्ष हैं। मैं आपको दोनों पक्ष बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी भी चीज को लेकर या कभी भी जो कोई डाटा देखता हूं ना, मैं उसको लेकर मैं बायस या फिर एक साइड का रैशनल नहीं बनाता हूं। जैसे मैंने जॉब वाला बताया आपको कि जॉब नंबर अगर खराब आए हैं, तो एक तो कारण जो लोग सोच रहे हैं वो हो सकता है कि आने वाले समय में रिसेशन आ जाएगा और दिक्कत आएगी। लेकिन दूसरा रीजन कोई और भी तो हो सकता है ना कि जॉब के नंबर सिर्फ एक ही बार खराब आए हैं, अगली बार ठीक हो जाएंगे। क्योंकि एक नंबर के बेस पे आप रिसेशन जैसी चीज को लेकर नहीं आ सकते हो कि रिसेशन आ जाएगा। अब इसके भी 2 पॉइंट हैं। सबसे पहला पक्ष तो यह है कि 21,000 का SIP बुक था, अभी 23,000 करोड़ हो चुका है एक महीने के अंदर अंदर। मतलब एक महीने के अंदर अंदर 2,000 करोड़ का नया SIP जो है जुड़ा है। सो इससे तो लोग ये सोच सकते हैं कि हाँ मार्केट तो गिरेगी नहीं, क्योंकि SIPs का पूरा फ्लो है, DIIs पैसा लगाते जाएंगे और म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आता जाएगा, तो मार्केट गिरेगी कैसे, जो कि बिल्कुल जेन्युइन चीज भी है। मतलब लोग सोच सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। लेकिन इसका ना दूसरा जो पॉइंट है, जो कि मैं साइकोलॉजी वाइज सोचता हूं, वो ये है, वो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि SIP का जो पैसा होता है ना, उसमें बहुत सारा पैसा ऐसा भी होता है जो कि ज्यादा मार्केट की समझ नहीं रखता है। ठीक है, मतलब उनको मार्केट साइकिल्स का पता नहीं होता है कि मार्केट अगर ऊपर गई है 2-3-4 साल, उसका थोड़ा नीचे भी आएगी, थोड़ा रुकेगी भी, थोड़ा गिरेगी भी। तो इसीलिए क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो SIP वाला पैसा होता है ना, मार्केट उसकी टेस्टिंग करती है। टेस्टिंग कैसे करती है कि मार्केट थोड़ा टाइम के लिए गिरेगी, थोड़ा रुकेगी, थोड़ा डराएगी उनको लगेगा कि SIP बंद करवा देनी चाहिए और SIP में तो रिटर्न नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं पैसा अपना निकालना शुरू करेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद, फिर उसके बाद इवेंचुअली मार्केट दोबारा ऊपर चलनी शुरू हो जाएगी, और फिर वो जब ऊपर चली जाएगी तो अपनी SIP वो दोबारा शुरू करवाएंगे। अब पिछले 4 साल में अगर आप देखोगे ना, मतलब कोविड के बाद, तो ये चीज मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही बार हुई है, और वो भी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, जो कि 2021 से लेकर अगर आप 2022 के टाइम में देखोगे ना, तो वहां पे हुई थी। वहां पे भी जो SIP वाला पैसा था ना, उसकी टेस्टिंग हुई थी और लोगों के दिमाग में आना शुरू हो गया था कि यार SIP रखने का कोई फायदा नहीं है, SIP हम अपनी बेच देते हैं। स्पेशली जब हमारी वॉर हुई थी रशिया यूक्रेन वाली, याद करो अगर आप उस समय मार्केट में थे 2022 में, उस समय यही कहानियां चलती थी कि यार SIP बंद करवा दो, और इवन हुआ भी था। SIP के जो इनफ्लोस थे वो बहुत कम हुए थे उस पर्टिकुलर टाइम में, और इवन जो SIP की क्लोजर रेट थी वो भी बहुत बड़ी थी। मतलब बहुत सारे लोगों ने उस समय अपनी SIP बंद करवाई थी। तो पिछले 4 साल में जो टेस्टिंग है वो सिर्फ एक बार हुई है। तो अब अगर इतनी ज्यादा नई SIP उसके बाद आ चुकी है, क्योंकि उस समय हार्डली 5-6 हज़ार करोड़ का नंबर था, मतलब महीने की इतनी SIP आती थी।
अब वो नंबर वहां से 4 गुना 5 गुना हो चुका है या होने वाला है, तो क्या उनकी टेस्टिंग नहीं होगी जो नए आए हैं? मेरे हिसाब से तो होगी। तो वही मैं बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से 3-4 महीने बाद या इस 2024 के एंड के बाद वो टेस्टिंग शुरू हो सकती है। तो ये डाटा को ना 2 तरीके से रीड करना है। सबसे पहला तो ये है कि हाँ, लोग पैसा डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा आ रहा है, तो हमारी मार्केट शायद उतने बुरे तरीके से ना गिरे जैसे पहले गिरती थी कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर ही 20% टूट गई और लोग तबाह हो गए, क्योंकि अब नीचे से सपोर्ट है, मतलब DII का सपोर्ट है, लेकिन गिरेगी ही नहीं, ये किसी किताब में नहीं है और ये मार्केट की लैंग्वेज में है ही नहीं कि ये तो गिर ही नहीं सकता या ये तो बढ़ ही नहीं सकता। अब उसके बाद वाली जो न्यूज है ना, सबसे अच्छी न्यूज वो न्यूज है बेसिकली ये अगस्त 6, 2024 की न्यूज है, जो कि बेसिकली आप हेडलाइन रीड करोगे तो देखो हेडलाइन क्या है, होल्डिंग ऑन टू कैश, नेक्स्ट मार्केट सेल ऑफ विल बी वर्स्ट इन लाइफ टाइम, वॉन्स जिम रोजर्स। अब जिम रोजर्स कौन है कौन नहीं है ये आप जाकर थोड़ा सा गूगल कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। मतलब मैं इनको ये नाम नहीं दूंगा कि बहुत महान इन्वेस्टर है, बहुत महान है, ये वो है, मतलब मेरी नज़र में ना कोई महान वगैरह नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना वो इतनी रद्दी होती हैं, मतलब मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स की जो भी बड़े बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं ना, मतलब इतनी घटिया ये स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे किसी का भला नहीं हो सकता। और ये मैं बिल्कुल ब्लंटली बोलता हूँ, मेरे में कोई फिल्टर नहीं है कि हाँ मेरे को इनसे कुछ मिलने वाला है बाद में तो इसलिए मैं ये करूँ वो करूँ। जो मेरे को लगता है मैं सीधा बोलता हूँ कि ये लोगों को डराने का काम करते हैं और इनको कुछ नहीं आता है। ये देखो स्टेटमेंट अगस्त 6 को आई है, मतलब जो आर्टिकल है वो अगस्त 6 को आया है। अब स्टेटमेंट किस दिन आई है किस दिन नहीं वो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपको पता है अगस्त 5 को क्या हुआ है, अराउंड 2.5-3% नीचे था हमारा बाजार और पूरी ग्लोबल मार्केट्स में डर था। तो उस दिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, या अगर उसके आसपास कहीं पे भी दिया होगा, भाई क्यों दिया है आपने, क्या जरूरत है आपको? ठीक है, मतलब होल्डिंग ऑन टू कैश, मतलब ये बोल रहे हैं कि अभी हम अपना कैश लेकर बैठे हुए हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगला जो सेल ऑफ आएगा ना मार्केट में वो हमारी लाइफ टाइम का सबसे बुरा सेल ऑफ होगा। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक दिन मार्केट गिरी है सिर्फ अभी, मतलब 5 अगस्त को बेसिकली पहला ही एक थोड़ा सडन फॉल आया था, उससे पहले तो थोड़ा बहुत ही ऊपर से हम गिरे थे ना। 5 अगस्त को हम पहली बार गिरे हैं, मतलब हम कह लो या फिर ग्लोबल मार्केट्स कह लो, तो पहले ही दिन लोगों की ये कहानियां शुरू हो गई कि भाई हम तो कैश लेकर बैठे हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, वर्स्ट इन द लाइफ टाइम क्रैश आने वाला है। यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब ऐसी साइकोलॉजी होती है या ऐसा सेंटीमेंट होता है ना आसपास, मार्केट नहीं गिरती है। ये बिल्कुल दिमाग में बिठाओ ये चीज को। बाकी फिर भी अगर गिर जाए तो फिर इसका मतलब कोई ना कोई बहुत ही तगड़ा एक्सटर्नल फैक्टर चाहिए, मतलब जैसा कोविड था ना, या फिर कोई जंग लग जाए या वैसा कुछ हो जाए फिर गिरेगी, अदरवाइज नहीं गिरेगी। क्योंकि इतना नेगेटिविटी या इतना बुरा सेंटीमेंट जब मार्केट में होता है ना तो मार्केट क्यों गिरेगी? आप देखो मार्केट 2-2.5% नीचे गिरी और ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई, तो जो बेचारा हल्के दिल का बंदा होगा वो तो सारा माल बेच देगा अपना और बाहर बैठ जाएगा, तो फिर मार्केट गिरेगी क्यों? सो इसीलिए मैं जो आपको बोल रहा हूं ना कि मुझे अभी फिलहाल नहीं लगता है कि हमारी मार्केट्स में या ग्लोबली कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ आएगा। उसका कारण यही है, इनके ये जो बयान है, ये जो इनकी स्टेटमेंट्स आती है ना, तो यही मार्केट को गिरने नहीं देंगी मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए। बाकी अगेन मैं इतना हम्बल हूं कि अगर मार्केट मुझे गलत प्रूव करती है और मार्केट नीचे जाना चाहती है तो फिर मैं मान लूंगा, बट आज की डेट तक जहां पे मैं खड़ा हूं, बेसिकली 10 अगस्त है आज और रात के 3:30 बज रहे हैं, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, साइकोलॉजी सब कुछ अच्छा बोल रही है, सेंटीमेंट सब कुछ अच्छा बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली नेगेटिव है सेंटीमेंट सारा और साइकोलॉजी भी नेगेटिव है, तो इसलिए मार्केट ऊपर की साइड पे जानी चाहिए। अब ये जो जिम रोजर्स है ना, इनकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये तो बेसिकली स्टेटमेंट है अगस्त 6, 2024 की। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये देखो, ये स्टेटमेंट इनकी है 2024 मार्च की। इन्होंने क्या बोल रखा है, टाइम टू बी वरीड अबाउट ओवर वैल्यूएशंस इन इक्विटीज एंड अदर एसेट्स। ये इन्हीं का जो है वो स्टेटमेंट है। अब मार्च के बाद आप आज तक देख लो कि मार्केट्स में क्या हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं ना, इनका काम ही सिर्फ ये है कि सुबह उठो, खाना पीना खाओ और आकर नेगेटिविटी फैलाओ, मतलब लोगों के दिमाग में क्रैश 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 बिठाते रहो। और फिर वही बात है कि अगर आप 2 साल 3 साल लगातार बोलते रहते हो कि क्रैश आएगा क्रैश आएगा, आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक क्रैश आएगा, 2020 के लोस टूट जाएंगे या 1929 से भी बुरा क्रैश आएगा, तो इवेंचुअली कभी ना कभी तो आएगा ही, क्योंकि कभी ना कभी तो मार्केट को गिरना ही है ना। वो चीज तो आप कभी भी डिनाई कर ही नहीं सकते हो कि मार्केट गिरेगी नहीं। तो अब अगर आप रोज ही आकर ये बोलते रहते हो कि मार्केट गिरेगी गिरेगी, तो किसी ना किसी दिन आप सच हो ही जाओगे, आप सही हो जाओगे और उस दिन आप कहोगे देखो मैंने बोला था, जबकि वो पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट ये होता है कि आप कितना सही से उसको टाइम कर पाते हो। अब मार्केट आज से 4 महीने बाद गिरनी है और मैं आज ही उसकी टेंशन अपने दिमाग पे बैठता हूं, तो वो तो कोई फायदा नहीं है ना। हाँ, अगर मान लो मार्केट जिस दिन मैंने सोचा कि मार्केट अब गिर सकती है,
उसके अगर मार्केट 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद गिरना शुरू हो जाती है, या फिर कहीं ना कहीं वहां पे एक एरिया बन जाता है, टॉप बन जाता है, तो मैं अपने आप को सुखी मानूंगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट पिन पॉइंट मैं नहीं कर सकता हूं कि आज ही गिरेगी या आज ही टॉप बनेगा, लेकिन इतना आसपास तो मैं हो सकता हूं ना, मतलब 20 दिन 15 दिन 1 महीना। अब आपने मार्च 16 को बोला था कि भाई ओवर वैल्यूएशन हो गई है इक्विटी में और बाकी एसेट्स में, तो इसलिए हमें डरना चाहिए। आज हम वहां से अराउंड 5 महीने दूर आ चुके हैं, 5 महीने तक भी मार्केट्स में फॉल नहीं आया। तो भाई आप कहे के एनालिस्ट हो या फिर आप कहे के ट्रेडर हो, पता तो आपको कुछ लग नहीं रहा है। मतलब 5-5 महीने भी आपके कहने के बाद या फिर आपके सोचने के बाद मार्केट ऊपर जाती जा रही है। और ये सिर्फ 5 महीने की बात नहीं है, अगर आप इनका पिछले 1 साल 2 साल का इतिहास देखोगे ना, तो ये 2 साल से बोलते आ रहे हैं कि मार्केट गिरेगी, क्रैश आएगा, ये होगा वो होगा। और जिस दिन इनको एक्चुअल में बोलना चाहिए था उस दिन नहीं बोल रहे थे। अब ये तो मैंने आपको दिखा दिया रिसेंट वाला, और मैंने साथ में आपको कहा कि जिस दिन इनको एक्चुअल में बोलना चाहिए था ना कि क्रैश आएगा, उस दिन ये नहीं बोल रहे थे। ये देखो, ये स्टेटमेंट है इनका 2021 नवंबर का। अब 2021 नवंबर में हमारी मार्केट्स कहां पे थी ना, एक बार ये देखना, सिर्फ हमारी इंडियन मार्केट्स नहीं, ग्लोबल मार्केट्स भी सारी, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट देते हैं सिर्फ इंडियन मार्केट को लेकर तो देते नहीं है, ये सारी ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से देते हैं। अब जाकर देखना 2021 नवंबर में हम कहां पे थे, और इनका स्टेटमेंट क्या रखा है, आई हैव नॉट सोल्ड एनीथिंग दिस ईयर एंड सर्टेनली नॉट सोल्ड एनीथिंग शॉर्ट। कहने का क्या मतलब कि मैंने इस पूरे साल में, मतलब 2021 में कुछ भी नहीं बेचा है अपने पोर्टफोलियो में से, और किसी चीज को इवन शॉर्ट सेल भी नहीं करा है। ये इनका स्टेटमेंट है 2021 नवंबर का। और उस समय हम पता कहां पे थे, बिल्कुल हाइस के आसपास, बिल्कुल टॉप के आसपास। भाई उस समय बोलते ना आप कि इक्विटीज ओवर वैल्यू हो चुकी हैं, या फिर मार्केट में क्रैश आ सकता है, या फिर मार्केट करेक्शन कर सकती है, ये तो एक बबल बन रहा है। उस समय क्यों नहीं बोला आपने? उस समय आप बोल रहे थे कि मैंने तो कुछ नहीं बेचा पिछले 1 साल से। अब ये जो स्टेटमेंट है, जब इस स्टेटमेंट को आप रीड करोगे और आपके सामने मार्केट भी बिल्कुल टॉप पे होगी, तो आपको तो यही लगेगा ना, यार अगर इतने बड़े इन्वेस्टर ने कुछ नहीं बेचा तो मैं क्यों बेचूं, मैं क्यों अपना पोर्टफोलियो खाली करूं। सो ये स्टेटमेंट इनका उस समय आया बुलिश। और इससे अगला वाला देखो, ये उससे भी बढ़िया है। ये बेसिकली सितंबर 2024 में आया था, 2021 में आया था, मतलब 24 सितंबर 2021। क्या बोला है इन्होंने, इंडिया हॉटेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड दिस ईयर, नॉट चाइना। कि इस मतलब साल जो 2021 का साल है या फिर जो आने वाला टाइम है, उसमें सबसे हॉटेस्ट मार्केट जो है ना वो इंडिया है, ना कि चाइना है। और इस समय हम बिल्कुल टॉप पे थे, बिल्कुल आस पास थे, मतलब करेक्शन शुरू करने के या फिर एक नीचे आने के। आप चार्ट देख लो जाकर, आपको पता चल जाएगा। उस समय इनके ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे। अब अगर मैं मान लो अपने देश में रह रहा हूं, इंडिया में रह रहा हूं, और मैं एक इन्वेस्टर हूं, अब जब मैं ये स्टेटमेंट रीड करूंगा, अब मुझे चाहे पता हो या ना पता हो कि जिम रोजर्स कौन है, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो डाल देंगे कि जिम रोजर्स ने आज ये कहा है, या फिर पेजों पे आ जाएगा कि आज ये स्टेटमेंट आया है इतने बड़े इन्वेस्टर का, तो आपको भी लगेगा यार हाँ, चाइना हॉटेस्ट मार्केट नहीं है इस साल, इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है, तो इंडिया में तो पैसा लगाना चाहिए। और सितंबर अक्टूबर में आप पैसा लगा दोगे इंडिया में, और फिर उसके बाद 6 महीने 1 साल आप पूरा उस पैसे को आराम से देखोगे गिरता हुआ। तो ये मैं आपको साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेंटीमेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये 2 स्टेटमेंट्स देखो, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है ना, ये वाली और ये वाली। और जो भी आपने पहले रीड करी 2024 वाली, मतलब 2024 में इनके गाने चल रहे हैं कि क्रैश आएगा, सारी मार्केट्स ओवर वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब नहीं आएगा, क्योंकि ग्राउंड सेंटीमेंट नहीं है वैसा। और मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, मतलब ऑब्वियसली मैं गलत हो सकता हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरे को कोई उसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं सही हो गया और ये मार्केट यहां से ऊपर चलनी शुरू हो गई, तो 3 महीने बाद ही ना ये जिम रोजर्स का ही स्टेटमेंट आएगा कि मैं तो खरीद रहा हूं, या फिर मार्केट तो बहुत अच्छी है। मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगा, क्योंकि उस समय मार्केट को गिरना होगा। सो आई होप मैंने काफी डिटेल में ये डिस्कशन कर ली है। ये वाला सेगमेंट अच्छा लगा होगा ना, न्यूज वाला या फिर ऐसा डिस्कशन वाला, तो नीचे मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर है, मैं जो समझाना चाहता था। आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर से बताना लिख के नीचे कमेंट्स में, क्योंकि मेरे को वेट रहेगा आप सबके व्यूज जानने का। अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर जरूर से करिए, क्योंकि मैंने इतना आपको बोला नहीं है कभी भी शेयर करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि जितना मैं एफर्ट दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक शेयर तो डिजर्व करता है। और आपके आसपास जो भी लोग आपको लगता है कि वो शायद भूले भटके हैं, उनको कहीं ना कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फिर उनको गलत समझाया जा रहा है, उनके साथ एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि उनकी लाइफ में भी कुछ चेंज आ जाए, वो भी किसी अच्छे रास्ते पे चल पड़े और उनके भी दिमाग में कुछ अच्छी चीज बैठ जाए। क्योंकि शेयर करने से आपका पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन उस इंसान की चेंज हो सकती है लाइफ। बाकी टेलीग्राम के लिंक्स जो है वो सारे डिस्क्रिप्शन में है। किसी को अकाउंट ओपन करवाना है डीमेट अकाउंट, वो भी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। कहीं पे भी आप फंसोगे डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद, कोई भी दिक्कत आपको आएगी
बिल्कुल आपकी प्रायोरिटी पे सॉल्व करवा दूंगा मैं। एंड इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।